वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये चार ऑप्शन हैं, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कि हमें कौन सा, इनमें से कौन सी ऐसी एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के बारे में बताता है। ठीक है, तो हमें कौन बताता है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, हमें ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक का अनुमान है कौन बताता है? वर्ल्ड बैंक बताता है। रिपोर्ट ये कब पब्लिश हुआ था? ये पब्लिश हुआ था वर्ल्ड बैंक के थ्रू 2024 में 2.4% जो मार्केटिंग थी वो डिक्रीज़ हुई थी। द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर ऑफ स्लोइंग डाउन। तो बेसिकली ये है कि ये जो रिपोर्ट है ये हमें बताता है कि 2010 से लेके 19 की औसत गति से काफ़ी नीचे रहने का अनुमान है अर्थव्यवस्था का। चीन के विकास में 2024 में धीमी होकर 2010 से 19 की औसत गति से काफ़ी नीचे रहने का अनुमान है। 2020 की महामारी मंदी से वैश्विक रिकवरी अभी भी धीमी है। 2020 से 24 में 1990 के दशक की शुरुआत के बाद से वैश्विक विकास में मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में गिरावट की सबसे कमज़ोर शुरुआत होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर बात यही है कि भाई सारा पैसा तो नेता खा गए, गरीबों से या फिर आम जनता से टैक्स वसूल कर करके उन्होंने मंदी को तो बढ़ावा दिया ही है। चीन की अगर हम बात करें तो चीन में अधिक लंबी मंदी की संभावना बढ़ गई है और आगे जो व्यापार होंगे बहुत उसकी संभावना है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि नकारात्मक जोखिम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीवीपीएटी के बारे में। वीवीपीएटी क्या है? वीवीपीएटी है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। जो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लेटर लिखा है कि लेटर लिखा है हमारे इलेक्शन कमीशन चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी को कि भाई चुनाव के टाइम कोई भी व्यक्ति जब वोट डालता है तो उसको कंफर्मेशन मिलनी चाहिए कि भाई उसका वोट अच्छे से जा चुका है। तो उसके लिए उसको सत्यापित करने के लिए वीवीपीएटी का इस्तेमाल किया जाए, जिससे चुनाव मतदाता को पता रहे कि हाँ उसने वोट दिया है। ठीक है, तो जो वीवीपीएटी क्या है? वीवीपीएटी एक प्रिंटर मशीन है जो मतदाताओं को ये सत्यापित करने की अनुमति देती है कि उनके वोट ईवीएम यानी इलेक्ट्रोमोटिव मशीन पर सटीक रूप से दर्ज किए गए हैं। ठीक है, उसमें कोई घपला घपली नहीं हुई है। तो ये वीवीपीएटी आपको हम कंफर्म कराती है। वीवीपीएटी मशीनों तक केवल मतदान अधिकारी ही पहुंच सकते हैं। की इकाई होती है बीयू, और जब मतदाता अपना मतदान करते हैं तो एक पर्ची प्रिंट होती है जो 7 सेकंड के लिए दिखाई देती है ताकि मतदाता ये देख सके कि वोट सही ढंग से दर्ज किया गया है। ठीक है, वीवीपीएटी मशीन का विचार पहली बार 2010 में आया था। वीवीपीएटी का इस्तेमाल पहली बार 2013 में नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र के सभी 21 मतदान केंद्रों में किया गया था, जिसके बाद चुनाव आयोग में कोई भी घपला घपली नहीं हुई। ठीक है, 100% वीवीपीएटी का इस्तेमाल होने लग गया। 1961 में 2013 में संशोधन किया गया था ताकि ईवीएम के साथ केंद्र की वीवीपीएटी पर्चियों को गिनती अनिवार्य कर दी जाए। ठीक है, टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू द्वारा दायर याचिका पर अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे प्रति विधानसभा सीट पर 5 मतदान केंद्रों तक बढ़ा दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंटम इन्वेस्टमेंट पे। जब हम बाइंग और सेलिंग करते हैं एसेट्स का यानी अपनी संपत्ति का, या तो ख़रीदना है या फिर बेचना है। अगर ख़रीदना है तो हाई प्राइस पे बेचेंगे खरीदेंगे, बेचना है तो कम प्राइस पे कम कीमत के साथ संपत्ति बेचना। ठीक है, गिरती कीमत के साथ संपत्ति बेचना।
लगातार बढ़ती कीमत के साथ संपत्ति खरीदना और गिरती कीमत के साथ संपत्ति बेचना। तो ये मोमेंटम इन्वेस्टमेंट की प्राथमिकता होती है, प्राइमरी इन्वेस्टमेंट यही होता है। ठीक है। सफल मोमेंट निवेश के लिए उभरते रुझानों की समय पर पहचान की आवश्यकता होती है। और अगर हमें लाभ कमाना है तो हमें क्या करना होगा, बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बिठाकर और नीचे की ओर जाने वाली संपत्तियों से बेचकर निवेश बाजार के मतलब कि जो बाज़ार की कीमत जा रही है ना उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तभी फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है। तो ये कैसा होता है, ये मोमेंटम होता है और इसमें जैसे जैसे इस कंडीशन बदलता है तो कीमतों कि मतलब जो प्राइजेज़ होते हैं एसेट्स के वो भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो ब्लैकआउट। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ सौर ज्वालाओं के बारे में। ठीक है। सोलर ज्वाला को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ज्वाला को बोलेंगे फ्लेयर्स बोलते हैं ज्वाला को। ठीक है। प्लीज़ इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। सोलर फ्लेयर्स यानी सौर ज्वालाएँ क्या है। सौर ज्वालाएँ 4 तरह की होती हैं। ये पृथ्वी पर इनका प्रभाव क्या है हम ये भी पढ़ेंगे। सोलर एनर्जी के बारे में तो सभी को पता होगा, लेकिन सोलर क्लास 4 तरह की होती है, एक्स क्लास, एम क्लास, सी क्लास, बी क्लास। ठीक है। एक्स क्लास ज्वालाएँ हैवी वेट होती है, वैश्विक रेडियो ब्लैकआउट और पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में लंबे समय तक चलने वाले विकिरण तूफानों को ट्रिगर करने में बहुत ही सक्षम है। ठीक है। एबल है, ये क्या कर सकते हैं, तूफान को ट्रिगर करते हैं। जो ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं ना तूफान, उनको ट्रिगर कौन करता है, एक्स क्लास ज्वालाएँ करती हैं। एक्स क्लास ज्वाला यानी कि एक्स क्लास फ्लेयर पावर ग्रिड होते हैं ये, और इनमें संचार यानी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में भी हेल्पफुल है, नेविगेशन सिस्टम में भी हेल्पफुल है, और अंतरिक्ष व्यापारी और अंतरिक्ष यात्राएं और अंतरिक्ष यान को भी अपने रास्ते में महत्वपूर्ण खतरे का सामना करना पड़ता है। किसकी वजह से, एक्स क्लास ज्वालाएँ की वजह से। ठीक है। एक्स क्लास फ्लेयर्स जो होती हैं ये अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष यान को भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, उस पर प्रभाव डाल सकती हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एम क्लास ज्वालाएँ। एम क्लास ज्वालाएँ कौन सी होती हैं, ये मध्य स्तरीय योद्धा होते हैं जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में संक्षिप्त रेडियो ब्लैकआउट पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। अब है सी क्लास ज्वाला। ये हल्का दस्ता होता है, आमतौर पर पृथ्वी पर बहुत कम या कोई ध्यान देने योग्य प्रभाव नहीं छोड़ता। वे आतिशबाजी के लौकिक समकक्ष हैं जो देखने में चकाचौंध करते हैं लेकिन ज़्यादा खतरा पैदा नहीं करते। तो सी क्लास बोलते हैं इनको, बोलते हैं ना आपस में भी सी क्लास है भाई, ये तो सी क्लास, तो जो ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता ना किसी के ऊपर उसको सी क्लास बोलते हैं। बी वर्ग क्या हो गया, बी वर्ग होगा पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत छोटा है बी वर्ग। बी क्लास का जो सौर डिस्क है वो बहुत ही कम नुकसान पहुंचाता है। तो ये सौर ज्वालाएँ कैसे आती हैं, ये सौर ज्वालाएँ अचानक विस्फोट कर सकती हैं, मिनटों से लेकर घंटों तक विस्फोट कर सकती हैं। ऐसी इनकी जो रेज है ना बहुत खतरनाक होती हैं। भड़कना आमतौर पर सक्रिय क्षेत्रों या सन स्पॉट के आसपास होता है। ठीक है, कहाँ पर भड़कते हैं ये, या तो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, इसका स्टेबलाइज कब हुआ था, ये स्टेबलाइज हुआ था 1987। ठीक है, 1987 में ये एक्ट जो है, ये अधिनियम का क्यों लेके आया गया था, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। ये प्रोवाइड करता है फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शन है उनके लिए है। ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्व एज द पैट्रोन इन चीफ ऑफ राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, जिसे कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, और ये 1995 में लागू हुआ था। समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी समान नेटवर्क स्थापित करता है। भारत का संविधान अनुच्छेद आर्टिकल 39A यानी 39A गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, लागू करना, नीतियाँ बनाना, ये सब इसके अंदर आता है। अधिनियम धारा
12 के तहत पात्रता मानदंड प्रदान करता है। इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जनजाति, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब का हिस्सा है। महिलाएं और बच्चे, औद्योगिक कामगार, विकलांग व्यक्ति, पीडब्ल्यूडी, सामूहिक आपदाओं के शिकार और कई अन्य श्रेणियां इसके अंदर शामिल होते हैं। अधिनियम ने नालसा को अधिनियम के तहत कानूनी सेवाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य से प्रभावी और किफ़ायती योजनाएं बनाने में